हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिन की शुरुआत करते हैं आज के वीडियो से। और आज के वीडियो में हम लोग दोनों दिन के करंट अफेयर कवर करेंगे। कल मतलब 4 तारीख के, और आज के तो करेंगे ही करेंगे। तो आज का जो वीडियो है थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, करीब आधे घंटे तक का हो सकता है। तो शुरू करते हैं फिलहाल, क्योंकि सारी न्यूज़ तो हमें कवर करनी है। तो कल और आज दोनों की कवर कर लेते हैं। करंट अफेयर का जो पीडीएफ है वो स्टैटिक जीके के साथ आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन आप जब भी डाउनलोड करें तो वहां पर फ्री स्टडी मटेरियल का ऑप्शन आता है। उसी के अंदर आपको ये डेली की पीडीएफ मिलती है। पहले बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन की। मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि कृष्णा नदी जो है, जो कि दक्षिण भारत में बहती है, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है तुंगभद्र। और आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने सही आंसर किया है कि तुंगभद्र नदी ही इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब कृष्णा नदी के बारे में अगर बात करें तो ये नदी निकलती है महाबलेश्वर से। कहाँ से? महाबलेश्वर। ये कहाँ पड़ता है? मैप में थोड़ा सा देखिए इधर। ये महाराष्ट्र वाले रीजन में पड़ता है, दक्षिण महाराष्ट्र में। ये पर्टिकुलर लोकेशन है महाबलेश्वर, और यहीं से कृष्णा नदी निकलती है। इसके बाद ये हल्का सा नीचे आती है, कर्नाटक में एंटर करती है। फिर ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होते हुए इधर जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कृष्णा नदी की जो लंबाई है ये 1400 किलोमीटर लंबाई है इसकी। और इसके नीचे कावेरी नदी बहती है। कावेरी निकलती है ताल कावेरी से, कर्नाटक के अंदर से। ये तमिलनाडु के अंदर से होती हुई ये भी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर, लेकिन एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी बताया था कि 6 तारीख मतलब कल के दिन शाम को 6 बजे एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में स्कॉलरशिप टेस्ट एक बहुत बड़ा होने वाला है। ये सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें मैंने आपको पहले तो ये बताया था कि 1 से 10 रैंक जिनकी होगी उनको हम 100% फी वेवर देंगे, मतलब फ्री में हम बैचेस आपको देंगे। अब यहाँ पर पूरा आप सुन लीजिए कि हम किसको किसको स्कॉलरशिप दे रहे हैं। आप इस टेस्ट को देंगे, ये टेस्ट 100 क्वेश्चंस का होगा, और इसी के आधार पे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ये एसएससी प्री काइंड ऑफ पूरा होगा। सारा इंटरफेस भी वही एसएससी वाला होगा, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी 1 से 3 के बीच में कोई भी रैंक आती है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड, तो 22 तारीख से मतलब 22 नवंबर से 2024 के लिए नया फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर सब कुछ कवर होगा। तो वो फाउंडेशन बैच हम आपको फ्री में देंगे। साथ में स्टैटिक जीके का भी नया बैच मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ पहली बार एग्जाम इंजन में। इससे पहले मैं दूसरे प्लेटफॉर्म में जहां पर था वहीं पर मैं स्टैटिक जीके पढ़ाता था, तो एग्जाम इंजन में पहली बार होने जा रहा है। ये भी 22 नवंबर से। ये दोनों बैच हम आपको फ्री में देंगे। इसके अलावा दिवाली के उपलक्ष्य में हम आपके घर पर एक दिवाली गुडी बॉक्स भी भेजेंगे, जिसमें आपके लिए कई सारे गिफ्ट प्राइसेस होंगे। अगर आपकी रैंक 4 से लेकर 10 तक आती है तो हम आपको स्टैटिक जीके का जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे। और अगर आपकी रैंक 11 से 20 के बीच में आती है तो फिर फाउंडेशन और स्टैटिक जीके दोनों बैचेस में हम आपको 75% का डिस्काउंट देंगे, जो कि ऑफर आने पर भी नहीं होता है। तो अब आप समझ गए होंगे। और ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सबसे ऊपर। तो जाइए फ्री ऑफ कॉस्ट अपने आप को एनरोल कर लीजिए, ताकि कल शाम को 6 बजे आप ये टेस्ट दे पाए। अब शुरू करते हैं करंट अफेयर। ये कौन सा देश दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने आवारा कुत्तों की नसबंदी कर दी है? तो ये है भूटान। ठीक है, ये पहला ऐसा देश बन गया है। और आपको पता है भूटान को ऐसा करने में पूरे 14 साल लग गए हैं। 14 साल पहले भूटानी सरकार ने फैसला लिया था कि भूटान के अंदर जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं सबको प्रॉपर वैक्सीनेट किया जाएगा, और साथ में जो मेल डॉग्स हैं उनकी नसबंदी भी करी जाएगी। तो अभी क्या है कि पूरे भूटान के अंदर टोटल अगर बात करें तो 1.5 लाख कुत्तों को ट्रीट किया गया है, और 1.5 लाख में से 72,000 की नसबंदी करी गई है, और बाकी 1.5 लाख को तो स्टेरलाइज किया ही किया गया है। भूटान में प्रधानमंत्री हैं लोटे शेरिंग। कौन है? लोटे शेरिंग। और ये पहली चीज़ तो ये स्ट्रे डॉग्स की जो आबादी है उस पे भी लगाम लगाएगा, और दूसरी चीज़ लोगों को रेबीज से भी बचाने का काम करेगी ये पहल। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। हालांकि भारत के अंदर इस टाइम पर ये एक बड़ी समस्या बनी हुई है। स्ट्रे डॉग्स को प्रॉपर ट्रीट नहीं किया जा रहा है। लगातार उनकी आबादी बढ़ती चली जा रही है, जिससे कि क्या हो रहा है, रेबीज भी फैल रहा है और लोगों के साथ एक्सीडेंट केसेस भी बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, एक जानवर भी परेशान हो रहा है और इंसान भी परेशान हो रहा है। तो सरकार को भारत में भी इस तरीके के कुछ ना कुछ अहम फैसले लेने चाहिए, और हमारी जो म्युनिसिपालिटीज हैं उनको इस तरीके की जिम्मेदारी देनी चाहिए। फसाई तो आप लोग जानते ही होंगे। हर एक फूड प्रोडक्ट के अंदर आप देखते हो ऊपर उसके फसाई की ब्रांडिंग होती है, स्टैंप लगी होती है।
ठीक है? तो फसई के द्वारा अभी हाल ही में एक 2023 का इंडेक्स जारी किया गया है जिसका नाम है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। इसमें महाराष्ट्र ने कितने अंक हासिल किए हैं? तो महाराष्ट्र ने इस बार इसमें 45 अंक हासिल किए हैं। कितने? 45। और खराब बात यह है कि आपको पता है जितने भी भारत के बड़े राज्य हैं, लगभग सारे राज्य 2019 में जितने अंक लेकर आगे आए थे, उसके आधे पर ही सिमट गए। तो ये अपने आप में एक गंभीर रिपोर्ट है जो कि ये बताती है कि भारत के अंदर पिछले 3 से 4 सालों में ज़्यादातर राज्यों ने जो फूड सेफ्टी नॉर्म्स हैं, उनका पालन नहीं किया है। हालांकि इनमें बड़े राज्य जैसे कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ये सारे राज्य हैं जो कि पिछले बार से अभी में कंपेयर करें तो आधे आंकड़े पर ही सिमट गए हैं। ये जो इंडेक्सिंग में जो अंक दिए जाते हैं, ये 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। अब ये 100 अंक किस तरीके से दिए जाते हैं? कंप्लायंस के इसमें दिए जाते हैं, 28 अंक होते हैं। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्सेज के 18 अंक होते हैं। इसके अलावा 8 अंक इसमें दिए जाते हैं ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के, ठीक है? और फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जिन्होंने लगाया है, तो उनको 17 अंक दिए जाएँगे। जिन राज्यों ने नहीं लगा रखा है, उनको ये अंक काट दिए जाएँगे। इसके अलावा कस्टमर कि को एम्पावर करने के लिए कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, वो किए तो 19 अंक। और बाकी 10 अंक इसलिए दिए जाते हैं कि अगर आपने पहले से बेहतर रैंक आप लाए हो, तो आपको 10 अंक मिलेंगे, नहीं तो इस तरीके की सिचुएशन होंगी तो ये 10 अंक भी कट जाएँगे। आप टोटल इन्हें जोड़ लीजिए, तो 100 अंक इस तरीके से दिए गए हैं राज्यों को। और फसई की स्थापना फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं। इसकी स्थापना साल 2008 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके चेयरपर्सन है सुधांशु पंत। कौन है सुधांशु पंत? ये कौन है जिनको डब्ल्यूएचओ के द्वारा साउथ ईस्ट एशियन रीजनल डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है अभी हाल ही में नई दिल्ली से? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही हैं, ये हैं साइमा वाजिद। और साइमा वाजिद काफ़ी पहले से डब्ल्यूएचओ से जुड़ी हुई हैं और ये डब्ल्यूएचओ की तरफ से ऑस्टिज्म अवेयरनेस को लेकर कई सारे प्रोग्राम चला चुकी हैं। ऑस्टिज्म एक मेंटल डिसऑर्डर डिसीज होती है, तो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड लोगों को अवेयर करने के लिए ये ऑलरेडी प्रोग्राम्स चला चुकी हैं। तो इनके इस एक्सपीरियंस को देखते हुए अब पूरे साउथ ईस्ट एशिया रीजन का डायरेक्टर इनको अपॉइंट किया है डब्ल्यूएचओ ने। और साइमा वाजिद आपको पता है कौन है? पाकिस्तान की प्रधानमंत्री शेख हसीना है ना, ये उनकी बेटी हैं, साइमा वाजिद। और इन्होंने पढ़ाई अमेरिका से करी हुई है, बेरी यूनिवर्सिटी से। किससे? बेरी यूनिवर्सिटी। बाकी डब्ल्यूएचओ की स्थापना 1948 में करी गई थी। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है जिनेवा और इसके प्रेसिडेंट है टेड्रोस एडनैन। टेड्रोस एडनैन का दूसरा कार्यकाल साल 2022 में शुरू हुआ था और अब ये 2027 तक डायरेक्टर जनरल रहेंगे। ये कौन से दो देश हैं जिन्होंने नई दिल्ली में एफओसी का 12वां संस्करण अभी हाल ही में आयोजित किया? एफओसी का मतलब है फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन। दोनों देशों के जो विदेश विभाग हैं, वो एक दूसरे के साथ बैठकर यहाँ पर वार्ता में आए। तो ये दो देश हैं, भारत और फिनलैंड। अब फिनलैंड के साथ भारत कई क्षेत्रों में पैक्ट साइन करने वाला है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में हम दोनों साथ आ रहे हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में, कल्चरल रिलेशन हो गया और सस्टेनेबिलिटी पार्टनरशिप हो गई, ठीक है? और इसके अलावा अगर बात करी जाए तो बैंकिंग के सेक्टर में भी हम आगे आ सकते हैं और पॉलिटिकल एंगेजमेंट भी हो सकते हैं। तो फिनलैंड की तरफ से जो इनके मिनिस्टर हैं फॉरेन अफेयर्स के, जिनका नाम है जुका सेलोवारा। क्या नाम है? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जुका सेलोवारा, ठीक है? इन्होंने हिस्सा लिया। और भारत की तरफ से हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने हिस्सा लिया। फिनलैंड की कैपिटल क्या है? इसको बोलते हैं हेलसिंकी। क्या बोलते हैं? हेलसिंकी। और फिनलैंड के प्रधानमंत्री हैं इस टाइम पे पेत्री ओर्पो। इनका नाम मैं यहाँ पर लिखता हूँ, पेत्री ओर्पो। ये प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 के वर्ल्ड फूड इंडिया को कहाँ पर इनॉग्रेट किया है? तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली से किया गया। और नई दिल्ली में कहाँ से? प्रगति मैदान से, जहाँ पे हर साल वर्ल्ड बुक फेयर लगाया जाता है। इसकी शुरुआत 3 नवंबर को हो गई थी और आज के दिन 5 नवंबर को इसका समापन हो रहा है। अब देखिए इसका मेन उद्देश्य क्या है। वर्ल्ड फूड इंडिया के अंदर दुनिया भर के कई देश हिस्सा ले रहे हैं और यहाँ पर भारत के 1200 से ज़्यादा उद्यमियों ने, मतलब जो छोटे और लघु उद्योग करने वाले लोग हैं, उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स की एग्जीबिशन लगाई। इसमें फूड प्रोडक्ट्स तरह-तरह के, मतलब भारत के हर एक जगह में एक नए तरीके की फूड डिश पाई पाई जाती है। लोगों के ट्रेडिशन से भी वो जुड़ी हुई है, तो उसकी यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई। दुनिया भर के कई देशों के डेलीगेट्स ने हिस्सा भी लिया है और बिज़नेस टाइकून्स ने भी हिस्सा लिया है।
तो यहाँ पे सीधा फ़ायदा भारत के जो लघु और उद्योग करने वाले लोग हैं उनको मिलेगा, क्योंकि इनके प्रोडक्ट अगर उन्हें अच्छे लगेंगे, तो डायरेक्टली इनको कॉन्ट्रैक्ट भी मिलेगा फिर आगे। और इस बार का जो मेन उद्देश्य है, वो मिलेट को प्रमोट करना है, ये तो आपको ध्यान रखना ही है। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग साल 2023 को मिलेट ऑफ द ईयर के रूप में पूरी दुनिया मना रही है। मिलेट मतलब बाजरा, और बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादन भारत में होता है, ठीक है? तो हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं बाजरे के, तो फायदा भी हमें ही सबसे ज़्यादा मिलेगा। इनमें से ये कौन सा देश है जिसके साथ एजुकेशन को लेकर अभी भारत ने एक पैक्ट साइन किया है? तो एजुकेशन को लेकर हमने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक पैक्ट साइन किया है। और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान यूएई की कैपिटल अबू धाबी गए। यहाँ पर मैं माफ़ी चाहता हूँ, संयुक्त राज्य अमेरिका पे मैंने टिक कर दिया। यूएई की मैं बात कर रहा हूँ, संयुक्त अरब अमीरात के साथ पैक्ट साइन किया है। और अभी यूएई की कैपिटल अबू धाबी को विजिट किया धर्मेंद्र प्रधान ने, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, और वहीं पर ये पैक्ट साइन हुआ है। और जो ये जो पर्टिकुलर पैक्ट है, इसके अंतर्गत ये बात कही गई कि भारत अपना जो स्टडी सर्कुलर है, ठीक है, उससे इंस्पायर्ड एक यूएई के लिए अलग से स्टडी सिलेबस डिज़ाइन करेगा। और हम इन्हें शिक्षा के क्षेत्र में जो भी ये योगदान हमारा चाहेंगे, हम इनको देंगे। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो, इनकी एजुकेशन पॉलिसी को बेहतर बनाने के लिए भारत काम करेगा। ये कौन है जिनको आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में चेयरपर्सन के रूप में एक बार फिर से नियुक्त किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं जस्टिस राजेंद्र मेनन। कौन है राजेंद्र मेनन? और ये दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एक टाइम पे रह चुके हैं। अब तो एक है, रिटायर है। और ये जो कार्यभार संभालेंगे आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल का, ये संभालेंगे जब तक ये 70 वर्ष के नहीं हो जाते। और इनका पूरा कार्यकाल होगा 6 जून 2027 को। तो आप ये समझ लें, 2027 के 6 जून तक ये इस पर्टिकुलर पोस्ट पर रहेंगे। इससे पहले ये पद इनको 2019 में दिया गया था, 4 साल के लिए। तो अभी इनका कार्यकाल 2023 में खत्म हुआ, अब अगला कार्यकाल फिर से इनको दे दिया गया है। ये कौन है जिनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो नए ईडी हैं मनोरंजन मिश्रा। इससे पहले ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में चीफ जनरल मैनेजर के पोस्ट पे कार्यरत थे, लेकिन अब ये 3 डिपार्टमेंट एक साथ संभालेंगे। एक तो डिपार्टमेंट ये आरबीआई का संभालेंगे, रिस्क मॉनिटरिंग का, ठीक है। दूसरा आरबीआई का ये एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट का डिपार्टमेंट संभालेंगे। और तीसरा संभालेंगे एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट। तो ये अब 3 डिपार्टमेंट संभालेंगे मनोरंजन मिश्रा। आरबीआई की स्थापना साल राष्ट्रीयकरण 1949 को किया गया था, और आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ये आरबीआई के 25वें गवर्नर है। ये कौन है जो कि टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में अपॉइंट किए गए हैं? तो अब से टाटा पावर में नए मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे दीपेश नंदा। और दीपेश नंदा इससे पहले रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में, आपको बता दूं, 28 वर्षों से काम कर रहे हैं। मतलब बहुत ही तगड़ा और रिच एक्सपीरियंस है इनका। इससे पहले ये टाइको कंपनी में थे, जी कंपनी में भी ये काम कर चुके हैं। तो इतने रिच एक्सपीरियंस के साथ ऑब्वियसली ये टाटा पावर में सीईओ की पोस्ट और एमडी की पोस्ट तो डिजर्व करते ही हैं। अगली खबर है कि भी हाल ही में कितने देश हैं जिन्होंने एक साथ मिलकर दुनिया में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिस्क से बचने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है? तो दुनिया भर के टोटल 27 देश, 27 से 28 देश एक साथ आए हैं। 28 देश, 27 नहीं। तो ये 28 कंट्रीज जिसमें भारत भी है। तो हम सभी ने मिलकर एक पैक्ट ये साइन किया है कि एक दूसरे का जो ध्यान है वो इस तरफ भी ले जाया जाए, कि हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि आज की डेट में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं। और ये हमारा काम आसान भी करती है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। इन नुकसान से कैसे बचा जाए, या फिर एआई कई मायनों में हमारे लिए घातक भी साबित हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर टेक्नोलॉजी में हम इतना आगे आ गए हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से लोगों की सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। एग्ज़ाम्पल, आप गूगल अगर यूज़ कर रहे हैं या आप कोई भी इंटरनेट प्रोसेस पर हैं, तो उस केस में आप ये समझिए कि आप जो कुछ भी बोल रहे हैं अपने मोबाइल के पास, वो बाय डिफ़ॉल्ट एआई के थ्रू एल्गोरिदम्स तक पहुँचता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपने बोला पिज़्ज़ा, तो आप थोड़ी देर बाद देखने को पाओगे कि ऑटोमैटिक यूट्यूब में आपके सामने पिज़्ज़ा के ऐड आने लगेंगे। आपने थोड़ी देर पहले अपने दोस्त से बैठे-बैठे बात करी आईफ़ोन के बारे में। आप देखोगे आईफ़ोन के एडवर्टाइज़मेंट अपने आप आने लगेंगे। आपने टाइप भी नहीं किया है, सिर्फ़ बात करी है। दैट मीन्स
कि आप ये समझ लीजिए कि एआई इस टाइम पर इतना तेज़ है। अब इसके नुकसान भी हैं, तो इन सभी से बचने के लिए ये पैक्ट साइन किया गया है। और ये कहाँ पर हुआ है? ये पैक्ट अभी ब्रिटेन में एक जगह है जिसका नाम है बेलेचले पार्क। वहाँ पर ऋषि सुनक ने एक स्पीच भी दी थी, तो वहीं पर ये कंडक्ट किया गया। पेन की एक कंपनी है, जर्मन कंपनी है जिसका नाम है हॉसर। हॉसर ने ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? रणबीर कपूर को इन्होंने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अभी हाल ही में कुछ लोग और भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, जैसे कि ध्यान दीजिएगा इस बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हो रहा है 2023 का, उसके ग्लोबल एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर है। इसी तरीके से ध्यान रखना है, जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर एमएस धोनी अपॉइंट किए गए हैं। ये कौन है जिनके द्वारा पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर मुंबई में लॉन्च किया गया है? तो इसको सरनंदा सोनवाल के द्वारा लॉन्च किया गया है और यही वाटरवेज मिनिस्टर हैं, तो इन्होंने ही मुंबई से इंटरनेशनल क्रूज लाइनर को लॉन्च किया है। और ये जो इंटरनेशनल क्रूज लाइनर है, ये पता है क्या करेगा? इसका नाम पहले तो आपको ध्यान रखना है, इसका नाम है कोस्टा सेरेना। क्या नाम है? कोस्टा सेरेना। और ये क्या क्या काम करेगा? ये भारत है, भारत की जितनी भी है तटीय रेखा है, ठीक है, इसकी पूरी ये आपको यात्रा कराएगा। और अगले 2 महीनों के अंदर आप ये समझ लीजिए कि करीब 45,000 लोगों को ये यात्रा कराएगा अगले 2 महीने में। तो ये अपने आप में एक वाटरवेज पॉलिसी के अंदर बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जिसको लॉन्च किया गया है। और इसका कहीं ना कहीं पर्यटन में भी लाभ देखने को मिलेगा। ये पहली ऐसी भारतीय महिला कौन है जिन्होंने अंडर 23 विमेन्स रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है? तो ये है रितिका हुडा। ठीक है, पहली भारतीय महिला है आज तक। इससे पहले किसी भारतीय महिला ने ये टाइटल नहीं जीता था। और अगर बात करें क्या किसी भारतीय ने भी नहीं जीता है, तो हाँ, भारतीय हैं अमन सारस्वत। ठीक है, जिन्होंने ये टाइटल इससे पहले जीता है। तो पहले भारतीय हैं अमन और दूसरी हैं अब रितिका। और महिलाओं में पहली हैं रितिका। अब बात कर लेते हैं आज के करंट अफेयर की। ये तो हमारे कल के करंट अफेयर हो गए। तो आज के करंट अफेयर में पहली न्यूज़ ये है कि ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा कई माइक्रो साइट्स लॉन्च करी गई हैं मल्टी लैंग्वेज बेस्ड, जो कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देंगी। तो ये है केरल सरकार। अब देखिए इसका मतलब क्या है। केरल के अंदर वो जगह जो कि धर्मों से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, तो वहां पर ऐसे इंतजामात किए गए हैं कि अगर उन साइट्स के बारे में आपको बताया जा रहा है तो केवल एक भाषा में नहीं, कई सारी भाषाओं में लोगों को समझाया जा सके, ताकि दूर दराज से आने वाले पर्यटक भी उस जगह की अहमियत और इम्पोर्टेंस को समझ सकें। केरल में मुख्यमंत्री हैं पिनाराय विजयन और यहाँ पे गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल के दो क्लासिकल डांस हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। एक तो मोहिनी अट्टम यहाँ पर होता है और दूसरा है कथकली। कथकली, ठीक है। कई बार आपसे केरल के फेस्टिवल भी पूछ देता है। तो केरल में दो त्योहार मुख्य रूप से मनाए जाते हैं, एक तो विशु मनाया जाता है और दूसरा ओणम मनाया जाता है। अभी एक लिस्ट जारी करी गई है, एडेलगेव हुरून इंडिया फिलेंट्रफी लिस्ट 2023 की, जिसमें ये कौन व्यक्ति नंबर 1 पे रहे जिन्होंने 2042 करोड़ डोनेशन के रूप में दान किए हैं? तो ये रहे शिव नादर, जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं। और शिव नादर पता है कौन है? ही इज द फाउंडर ऑफ एससीएल। एससीएल टेक्नोलॉजीज का नाम आप लोग जानते होंगे, एससीएल के लैपटॉप्स भी आते हैं। तो इन्होंने 2042 करोड़ की धनराशि डोनेशन स्वरूप दी हुई है। तो ये रहे नंबर 1 पे। दूसरे नंबर पे कौन रहे? तो दूसरे नंबर पे विप्रो के मालिक अजीम प्रेम जी रहे। इन्होंने 1774 करोड़ की धनराशि दान स्वरूप दी है 2022 से 23 के सत्र में। ये पिछले 1 साल का केवल डेटा है, ध्यान रखिएगा। ये मत समझिएगा कि पूरे जीवन का है। और इसके बाद तीसरे नंबर पे रहे मुकेश अंबानी। और मुकेश अंबानी ने 376 करोड़ रुपए दान में दिए हैं। कंपैरेटिवली जो सेकंड नंबर पे अजीम प्रेम जी हैं, इनसे तो बहुत कम है। 1774 करोड़ इनका है। अब सीधे मुकेश अंबानी तीसरे नंबर पे है, 376 करोड़। और चौथे नंबर पे कुमार मंगलम बिरला, इन्होंने 287 करोड़ की धनराशि डोनेशन दी है। और पांचवें नंबर पे हैं गौतम अडानी, इन्होंने 285 करोड़ की धनराशि आवंटित करी हुई है डोनेशन में। और ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ना, इनका नाम पता ही क्या है? मे बी आप लोग इन्हें ना जानते हो, बट इस टाइम पर ये बहुत ट्रेंड हो रहे हैं। इनका नाम है निखिल कामत। क्या नाम है? निखिल कामत। और ये यंगेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट के रूप में उभरे हैं इसी लिस्ट में, ठीक है। और इनकी एक कंपनी है, कुछ टाइम पहले इन्होंने लॉन्च करी थी, इसका नाम है जीरोधा। क्या नाम है? जीरोधा। ये स्टॉक ब्रोकर कंपनी है। तो आप में से कई लोग हो सकता है स्टॉक वगैरह इधर उधर से परचेज करते हो।
देन आई एम श्योर आपको ज़रूर पता होगा इस प्लेटफ़ॉर्म के बारे में। तो ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है, इन्होंने 110 करोड़ का योगदान दिया है। ये कौन-सी राज्य सरकार है, जिसने साउथ कोरिया के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन को लेकर एक पैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है उड़ीसा सरकार। उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है और उड़ीसा सरकार आने वाले समय में चाहती है कि साउथ कोरिया पूरे तरीके से इनको इनकी अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद करे। इतना ही नहीं, इकोनॉमिक पॉलिसी भी इनके साथ मिलकर ये लॉन्च करेंगे आने वाले समय में, जो कि उड़ीसा के अंदर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को बढ़ावा देंगे। उड़ीसा में गवर्नर कौन है? ये हैं रघुबर दास। कुछ ही टाइम पहले अपॉइंट हुए हैं ये, करीब 1.5 महीने पहले। अभी ग्लोबल रैंकिंग के आधार पर दुनिया में जो सबसे महँगे घर हैं, उनके दामों में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। ऐसे शहर टॉप के हैं, उनमें मुंबई को कौन-सा स्थान मिला है? तो ऐसे शहर जहाँ पर लग्ज़री घरों की कीमत में काफ़ी वृद्धि देखने को मिली है, मुंबई उसमें रहा है चौथे नंबर पे पूरे दुनिया में, ठीक है? अब मैं आपको टॉप 5 बता देता हूँ। नंबर 1 पे जो है, ये है मनीला, फिलीपींस की कैपिटल मनीला। यहाँ पर घरों के दाम सबसे ज़्यादा बढ़े हैं। नंबर 2 पर जो रहा, ये रहा दुबई। दुबई दूसरे नंबर पे है दुनिया में, यहाँ पर घरों के दाम बढ़े हैं। तीसरे नंबर पे चाइना का शंघाई, ये रहा तीसरे पे और चौथे नंबर पे जो रहा है, ये है मुंबई भारत का और 5वें नंबर पे जो रहा है, ये स्पेन की कैपिटल मैड्रिड रही, ठीक है? ये तो टॉप 5 हो गए। अब भारत में अगर बात करें, तो भारत में टॉप पर तो मुंबई है नंबर 1 पे। दूसरे नंबर पे भारत में दिल्ली है, जहाँ पर घरों के दाम सबसे ज़्यादा बढ़े हैं और तीसरे नंबर पे है बैंगलोर। ओवरऑल अगर ओवरसीज़ में बात करें, तो मुंबई का चौथा स्थान है, दिल्ली का 10वां स्थान है और बैंगलोर का 17वां स्थान है। ये कौन हैं जिनको केरल ज्योति अवार्ड से सम्मानित किया गया है लिटरेचर के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं पी. पद्मनाभन। इनको सम्मानित किया गया है केरल के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड केरल ज्योति अवार्ड से और इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत ही माइलस्टोन बेसिस राइटिंग्स करी हुई हैं। बहुत तगड़े साहित्य की जानकारी इन्होंने दी है अपनी किताबों के ज़रिए। इसके अलावा एक नाम आप लोग और ध्यान रखिएगा, इनका नाम है नटराज कृष्णमूर्ति, ठीक है? इनको भी अभी हाल ही में केरल सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया है और इस अवार्ड का नाम है केरल प्रभा सम्मान। क्या नाम है? केरल प्रभा सम्मान। ये कौन से 2 देश हैं जो कि 2024 में होने वाले मेंस टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई कर गए हैं? बात हो रही है क्रिकेट की, ठीक है? तो अभी जैसे इस साल जो वर्ल्ड कप चल रहा है, ये वनडे इंटरनेशनल है 50 ओवर का। अगले वर्ष ही क्रिकेट का टी20 वर्ल्ड कप होने वाला है, जो कि 20 ओवर का होगा। तो जिसमें 2 देश इस बार क्वालीफाई कर गए हैं, नेपाल और ओमान। तो नेपाल और ओमान इस बार ज़रूर दिखेंगे टी20 के वर्ल्ड कप में। अभी क्या हुआ कि एक लिस्ट जारी करी गई थी, ओके? और ये लिस्ट उनकी है कि अमेरिका में पहली बार यूएस नेशनल गटका चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। तो इस लिस्ट में कई सारे अमेरिकी स्टेट रहे और शहर रहे जिन्होंने पार्ट लिया था। तो इसमें नंबर 1 पे कौन रहा? तो इस बार का जो नेशनल गटका चैंपियनशिप अमेरिका की हुई है, तो इसमें जीता है न्यूयॉर्क। और गटका आपको नहीं पता तो बता दूं, सिखों की मार्शल आर्ट इसे बोला जाता है। ये मार्शल आर्ट इस तरीके से होती है, ये छड़ी से भी होती है, तलवार से भी होती है, ठीक है? तो कई बार आपने देखा होगा सिखों को ये करतब करते हुए। तो दरअसल दिस इज नोन एज द मार्शल आर्ट इवेंट ऑफ सिख कम्युनिटी। तो अमेरिका में पहली बार इसका आयोजन किया गया है। भारत में हर साल होता है और जगह जगह पर होता है। पंजाब में तो आपको जगह जगह पर देखने को मिलेगा। और मैंने जो अपने लाइफ में जो बेस्ट गटका देखा है, वो मैंने अमृतसर में हरमंदिर साहिब के बाहर देखा हुआ है। तो वो तो कोई ऐसे इवेंट वगैरह नहीं है, बट आपको ऐसे ही दिख दिख जाएगा नॉर्मली वहाँ पर होते हुए, क्योंकि वो एक हॉली प्लेस है। सचिन तेंदुलकर ने अपना स्टैचू कहाँ पर इनॉग्रेट किया है? तो सचिन तेंदुलकर का एक नया स्टैचू लगाया गया मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। और अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस श्रीलंका जो हुआ था, ये मुंबई वानखेड़े में ही हुआ था और मैच शुरू होने से पहले ही इसका उद्घाटन किया गया था। इसके उद्घाटन में बीसीसीआई के सेक्रेटरी जे शाह भी मौजूद थे और बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला भी थे। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे और एनसीबी सुप्रीमो शरद पवार भी मौजूद थे। ये सभी लोग मौजूद थे और गेम से पहले ही इस स्टैचू का इनॉग्रेशन किया गया। सचिन तेंदुलकर
इकलौते ऐसे क्रिकेट क्षेत्र में बैटर हैं जिन्होंने 100 सेंचुरी लगाई हुई हैं। और वानखेड़े स्टेडियम सचिन तेंदुलकर का होम ग्राउंड भी रहा है और अपना आखिरी मैच 2013 में इन्होंने वानखेड़े में ही खेला था। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आयरन डोम डिफेंस सिस्टम का इंडियन वर्जन बनाने जा रहे हैं? तो ये है डीआरडीओ। और आयरन डोम डिफेंस सिस्टम जो है ये उससे न्यूज़ में आया जब इसराइल और हमास का अभी वॉर हुआ था। ये तो अभी पिछले 3 सालों से लगातार हो रहा है, हर वर्ष ही इसराइल और हमास के बीच में द्वंद्व लगा हुआ है। तो दरअसल ये तब से न्यूज़ में आया था जब हमास ने इसराइल के ऊपर अपने रॉकेट्स दागे थे। तो इसराइल का जो आयरन डोम था ये कहर बन के बरपा था उस टाइम पर। जो हमास के जो रॉकेट्स थे उनको ध्वस्त कर दिया था। ये पिछले साल की बात है। लेकिन इस बार जो इनका आयरन डोम था इसराइल का, वो इनको डिटेक्ट ही नहीं कर पाया। तो ये एक सरप्राइजिंग न्यूज़ थी कि भाई हमास के पास इतने खतरनाक रॉकेट्स और मिसाइल्स कैसे आ गए। तो इस बार इसराइल को ये झटका लगा थोड़ा-सा। तो अब आने वाले टाइम में और नज़रिए को देखते हुए, डिप्लोमैटिक सिचुएशंस को देखते हुए, हमारे पास भी ये सिस्टम होना चाहिए जिसके लिए मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत आयरन डोम डिफेंस सिस्टम अब डीआरडीओ भी भारत के लिए बनाएगा। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके चीफ हैं समीर वी कामत। कौन है? समीर वी कामत। और इसरो का हेडक्वार्टर बैंगलोर है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का भी हेडक्वार्टर बैंगलोर है। और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का हेडक्वार्टर मुंबई है। इसरो की स्थापना 1969 में करी गई थी। एचएएल की स्थापना 1940 में करी गई और भाभा एटॉमिक 1956 में स्थापित किया गया था। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक पैक्ट साइन किया है किस चीज़ को लेकर? तो दरअसल चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मतलब निर्वाचन आयोग दोनों ने एक दूसरे के साथ पैक्ट साइन किया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि बच्चों को स्कूलों में उनके सिलेबस में चुनावी साक्षरता के बारे में भी अब स्टडी दी जाएगी। तो फैसला ये लिया गया है कि क्लास 6 से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक के जो बच्चे हैं उनकी एनसीईआरटी की किताबों में चुनावी साक्षरता का भी एक चैप्टर डाला जाएगा ताकि उन्हें पता लगे कि चुनाव कैसे होते हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है और जब वो इसके लिए एप्लीकेबल होंगे तो जो वोट देना है वो कितना ज़रूरी होता है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना 1950 में करी गई थी। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में निर्वाचन आयोग के लिए जो आर्टिकल है ये है 324। आर्टिकल 324 में इसका प्रावधान है। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं इनका कार्यकाल 6 साल का होता है और ये 65 वर्ष मैक्सिमम इनकी रिटायरमेंट एज होती है। इस टाइम पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। सीबीएसई के द्वारा इनका एक रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस कहाँ पर खोला जाएगा? तो दरअसल अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया धर्मेंद्र प्रधान यूनाइटेड अरब अमीरात की यात्रा पर हैं और वहीं पर अबू धाबी में इन्होंने वहाँ पे एक पैक्ट साइन किया कि हम इन्हें शिक्षा में मदद करेंगे। तो इसके लिए सरकार ने फैसला लिया है कि यूएई के अंदर फिर से देखिए मैंने यूएसए पर टिक कर दिया, माफ़ी चाहता हूँ। यूएई के अंदर दुबई में, ठीक है, एक सीबीएसई का नया ऑफिस खोला जाएगा जो कि यूएई के अंदर बच्चों के सिलेबस के लिए, करिकुलम के लिए इनको मदद करेगा। और यहाँ पर यूनाइटेड अरब अमीरात में भारत के जो एम्बेसडर हैं वो भी मौजूद रहे। इनका नाम पता है क्या है? इनका नाम है संजय सुधीर। संजय। बेंगलोर के अंदर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसको डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। सवाल ये उठता है कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का मतलब क्या है? इसका मेन उद्देश्य ये है कि भारत सरकार ये चाहती है मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर वर्ल्ड। ओके, कि भारत में डिफेंस इक्विपमेंट हम ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं और इसको हम दुनिया भर में बेच सकें। ठीक है, इसके लिए आने वाले टाइम पर जो एमएसएमईज हैं उनको भी बढ़ावा देने की बात कर रही है सरकार। ऐसे एमएसएमईज जो कि डिफेंस इक्विपमेंट बनाना चाहते हैं उनको यहाँ पर सरकार की तरफ से प्लेटफॉर्म भी दिया जाएगा, सब्सिडी भी दी जाएगी और साथ में इस तरीके के शो आने वाले टाइम में भी होते रहेंगे जिससे कि दुनिया भर के कई सारे डेलीगेशंस इसमें हिस्सा लें और यहाँ पर सीधे सीधे हमारे एमएसएमईज को कॉन्टैक्ट मिले। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि कुछ समय पहले प्रवासी भारतीय केंद्र जो कि दिल्ली में है स्थित, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए आज के सवाल का जवाब। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में साल 2024 के लिए फाउंडेशन बैच के तौर पर नया बैच लॉन्च हो चुका है। ये बैच 22 नवंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, दिवाली के जस्ट बाद से। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो इस बैच को एग्जाम इंजन एप्लीकेशन पे। और अगर आप
रिकॉर्डेड बैच चाहते हैं, देखिए ये जो लाइव बैच हमारा चल रहा था ना, ये बस खत्म होने वाला है। ये करीब 20 तारीख को खत्म हो जाएगा, तो 2 ही दिन बाद ये नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। तो आपके ऊपर है, अगर आप इस बैच को अवेल करते हैं, तो इसमें सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड ही मिल जाएँगी, एक ही बार में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर। लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं इस नए बैच में, तो इस नए बैच के लिए आप एनरोल कर सकते हैं। इस बैच की खास बात ये होगी कि इसमें मैं आपके क्वेश्चंस भी कराऊँगा, ठीक है? इसमें मैं एमसीक्यूज़ भी कराऊँगा, मतलब ये एक तरीके से फाउंडेशन के साथ-साथ क्रैश कोर्स भी आप इसे मान के चलिए। इसको काफ़ी मैंने अपडेट कर दिया है इस बार। और अपार्ट फ्रॉम दिस आप मेरे अनदर रिकॉर्डेड बैचेस पर्टिकुलर भी ले सकते हो एग्जाम इंजन से, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, इन सब के रिकॉर्डेड। और दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम आपका लगा हुआ है आने वाले समय में, इसके लिए भी आप रिकॉर्डेड बैचेस अवेल कर सकते हो, जैसे कि जीएसजी के कंप्यूटर का केवल लेना चाहें, या फिर जीएसजी के कंप्यूटर रीजनिंग और मैथ्स पूरा लेना चाहें, वो सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। एमटीएस का सिर्फ जीएसजी के या कंप्लीट बैच भी अवेलेबल है। और एक बार आपको याद दिला दूं, फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट जो कि कल है 6 नवंबर को शाम को 6 बजे, जिसमें आपको मौका मिल रहा है कि आप मुफ्त में आने वाले बैचेस मेरे ले सकते हो। टॉप 3 रैंकर्स को फाउंडेशन का 22 नवंबर से शुरू होने वाला बैच, और स्टैटिक जीके का भी नया बैच जो शुरू होने वाला है, ये दोनों बैच हम फ्री में देंगे। साथ में आपके घर हम भेजेंगे दिवाली का गुडी बॉक्स। 4 से 10वीं रैंक के बीच में अगर आप होते हैं, तो हम स्टैटिक जीके का आपको रिकॉर्डेड सॉरी लाइव बैच फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। और अगर आपकी 11 से लेकर 20वीं रैंक है, तो फाउंडेशन और स्टैटिक जीके दोनों के नए बैच में जो 22 से स्टार्ट हो रहा है, उसमें 75% हम डिस्काउंट आपको देंगे। तो इस स्कॉलरशिप टेस्ट को ज़रूर दीजिए और देखिए, एनालिसिस करिए कि आप इस टाइम पर कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। सेल्फ एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इन रैंक में भी नहीं आए, तो भी कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। इस स्कॉलरशिप टेस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है, तो डायरेक्ट वहां पे क्लिक करिए, अपना मोबाइल नंबर डालिए, ओटीपी आएगा, फिल करिए, और आप इस टेस्ट के लिए रजिस्टर हो जाएंगे, ताकि कल आप ये फ्री टेस्ट दे पाएं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।